गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो 1500 क्वेश्चन की स्टैटिक जीके थी अपनी, उसकी सीरीज स्टार्ट है। आगे अगली वीडियो क्वेश्चन नंबर 198। देखो, अब ये जो वन लाइनर एग्जाम होते हैं ना, ये अब मान लो हरियाणा के है, सी डी ग्रुप है, पुलिस है, इसके लिए अब अलग से पूरी पॉलिटिकल साइंस, अलग से ज्योग्राफी, अलग से हिस्ट्री, बहुत टाइम लग जाएगा भाई। साल में तो सिलेबस कंप्लीट होगा। इसीलिए मैं सिलेक्टेड चीजें आप लोगों को करवा रहा हूँ, और उसमें पूरे के पूरे टॉपिक आ जाएगा, पूरी जीके कंप्लीट हो जाएगी आपकी। गो डोंट वरी, पूरी वीडियो देखें अच्छे से। आज का पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा को किसके द्वारा निषिद्ध किया गया था? सती प्रथा जो 1829 में जिसके ऊपर कानून आया था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं। अब दूसरी बात ये होती है कि ये बंगाल के जब गवर्नर जनरल होते हैं, तो इस समय इनके दोस्त होते हैं राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। और उस समय मुगलों का शासक होता है अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड की पेंशन बंद कर दी जाती है। तो ये पेंशन के लिए राजा राम मोहन राय से कहते हैं कि भाई सिपारिश लगा दे थोड़ी बहुत। तो यो लंदन में चला जा है। जब लंदन में जावा है ना, तो पीछे तो इसका भाई मर गया है, राजा राम मोहन राय का। तो इसकी भाभी को जिंदा जला दिया जाता उसके साथ। तो जब यो आवा है तो दुखी हुआ है। फिर यो लॉर्ड विलियम बेंटिंग तक हुआ है, भाई साहब इसके ऊपर तो कानून बनना चाहिए कि में। तो फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसके ऊपर कानून लेके आता 1829 में, सती प्रथा पर रोक। मतलब किसके प्रयासों से आया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से आया। राजा राम मोहन राय को 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी। फिर 1833 में एक एक्ट आता है, जिसका नाम होता है चार्टर एक्ट। और इसके तहत अब बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले भारत के गवर्नर जनरल बने थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो 1828 से लेके 35 तक का टाइम पीरियड था। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रख लेना, इन्होंने 1830 में 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था। कर्नल सलीमैन के साथ मिलकर इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया था। देखो, अब ये सती प्रथा पे रोक तो लग गई। अब मतलब इसका ये हुआ कि अब किसी की पत्नी का पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा नहीं जलना पड़ता था। इसका मतलब ये हुआ, अब छोटी उम्र में अगर किसी का पति मर गया ना, तो उसकी पत्नी को पूरी की पूरी उम्र अकेले रहना पड़ता था। तो इसलिए मतलब उसको और मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई समाज में। कुछ लड़कियों ने वैश्यापन करना स्टार्ट कर दिया। अब वैश्यापन करना स्टार्ट कर दिया तो इससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब इस प्रॉब्लम को 1856 में दूर करा, जब इन विधवाओं को दोबारा से विवाह करने की अनुमति दी। तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आया था, और ये आया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है। उसके बाद एक चीज का और ध्यान रखना, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं मैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? ये भाई उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ था, जिसमें पेड़ पौधों के सारे चिपक गए थे, इसलिए इसको चिपको आंदोलन बोला गया है। और इसका जो नेतृत्व करता था वो कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। एक आंदोलन और इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो 1985 में हुआ था, मेघा पाटेकर की नेतृत्व में हुआ था ये। उसके बाद खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर, पहली बात तो याद रखना, मध्य प्रदेश के अंदर है। दूसरी बात, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। लगभग 950 से लेके 1050 ईस्वी पूर्व कराया था। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, खजुराहो के मंदिर को 1986 के टाइम पे यूनेस्को में शामिल किया गया था। और खजुराहो के मंदिर नागर शैली से बने हुए हैं। ठीक है। लेकिन इनका एक मंदिर पंचायतन शैली से भी बना हुआ खजुराहो का, वो है लक्ष्मण मंदिर। ये लक्ष्मण मंदिर जो है मध्य प्रदेश के अंदर ही है। और इसका निर्माण करवाया था राजा यशोवर्मन के द्वारा करवाया था। ये पंचायतन शैली से बना हुआ है। खजुराहो में एक प्रसिद्ध मंदिर कंदारिया महादेव का मंदिर भी है, जो शिव को समर्पित है। और उसी में एक 64 योगिनी मंदिर है, जो सबसे पुराना मतलब खजुराहो का मंदिर है। और ये ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, 64 योगिनी मंदिर। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि भैया, गुलाम वंश के शासक, कौन सा शासक चौगाना खेलते समय मर गया था? तो भाई, गुलाम वंश की स्थापना तो करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और गुलाम वंश चला था 1206 से लेकर 1290 तक चला था गुलाम वंश। ठीक है। और इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इससे ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। मतलब कुतुब मीनार का निर्माण शुरू तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा कराया था इसको इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, लेकिन इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो लाहौर में ये चौगाना खेलते समय मर गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। पढ़कर मर गया था भाई, सीधी सी बात, क्या कर सका।
उसके बाद है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पहली बात तो पंचायती राज के बारे में 11वीं अनुसूची में बताया गया है। कितने विषय है? कह दिए 29 विषय है। किस भाग में बताया गया? तो कह दिए भाग 9 में बताया गया है। फिर पूछेगा पंचायती राज को कब लागू किया गया? तो लागू कराया गया था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक से हरियाणा में भी जब भी लागू होया था यो। दूसरी बात, संशोधन कब होया था? संशोधन होया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में होया था। ये संशोधन लागू 93 में होया था। ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, इससे रिलेटेड बहुत जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आता है वो समितियों से आता है। इसकी एक समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में आई थी, और इसी समिति की सिफारिशों पर त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी, जो आज भी लागू है। अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में, इसने द्विस्तरीय व्यवस्था की मांग करी थी, लेकिन कौन नहीं मानी इसकी मांग। उसके बाद जीवी के राव समिति आई थी 1985 के अंदर, और इसने SC ST और महिलाओं के आरक्षण की बात करी थी। उसके बाद 1986 में आई थी, जिसका नाम है LM सिंघवी समिति, इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। उसके बाद 1988 में आई थी थुंगन समिति, थुंगन पी के थुंगन समिति आई थी, इसने भी LM सिंघवी की सपोर्ट कराया था, मतलब संवैधानिक दर्जे की मांग की थी इन्होंने। एक गोडगिल समिति आई थी जो 1988 में आई थी। ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? भाई साहब, राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कई बार बता रखा मैंने आपको। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की जो कार्यपालिका होती है ना, एक राज्य की कार्यपालिका भी होती है, उसका तो अब संघ की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति होगा, लेकिन वो नाम मात्र का अध्यक्ष होगा। वास्तविक अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद होती है। दूसरी बात, आर्टिकल 54 की क्या वह है? 54 कहता है कि इसकी निर्वाचन के बारे में, कि निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली, पांडेचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत नहीं लेंगे, इस बात का याद रखना। और इसका एक निर्वाचक मंडल होगा जिसमें कम से कम 100 आदमी होंगे, 50 तो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कम से कम 40 आदमी होया करे, 20 तो प्रस्तावक हो गए और 20 अनुमोदक हो गए। 54 के बाद आ जाओ आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 क्या कहता है भाई साहब? 55 कहता है इसका तरीका चुनाव का। तो इसका चुनाव का तरीका मतलब एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होगा। मतलब जनता पार्टिसिपेट को नहीं करे, प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है ना उसमें जनता पार्टिसिपेट करती है, वो प्रत्यक्ष होता है। जैसे लोकसभा का चुनाव आप लोग वोट डालते हो, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव है। विधानसभा का MLA खातर चुनाव प्रत्यक्ष है। राज्यसभा का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष हुआ है। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष हुआ है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा का सदस्य बनने खातर चाहिए तमने 25 साल की उम्र, राज्यसभा का सदस्य बनने खातर चाहिए तमने 30 साल की उम्र। ठीक है। राष्ट्रपति बनने खातर 35 साल की चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने खातर भी 35 साल चाहिए। ठीक है। और भाई साहब, राज्यपाल बनने खातर भी 35 साल चाहिए आप लोगों को। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल, और सरपंच बनने के लिए 21 साल उम्र चाहिए, और वोट डालने के लिए 18 साल के होने जरूरी हो आप लोग। 55 हो गया। 55 के बाद आ जाओ भैया आपका, उसके बाद आ गया 55 का तरीका हो गया। 56 में होता है इसका कार्यकाल 5 साल का होगा। 57 में ये दोबारा पुनर्निर्वाचित हो सकता है। कितनी बार भी कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 ही बार बनेगा। 58 में है योग्यता के बारे में। 57 58 के बाद उसके बाद आ जाओ, मतलब 59 में इसकी राष्ट्रपति की सेवा शर्त है, और 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग है, 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता राष्ट्रपति के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आर्टिकल 118 4 के तहत की जाती है। ठीक है। और 111 में क्या है? विटो पावर। 72 में समाधान की शक्तियां, 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और भाई साहब, आर्टिकल 87 और 86 और याद कर लियो। 86 में है दोनों सदनों को अभिभाषण करने की शक्ति।
मतलब जैसे ही कोई भी आपका ये होता है ना, आम चुनाव होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इकट्ठा बुला के उनको अभिभाषण करता है, और यह अभिभाषण हमेशा केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। और 87 में है विशेष अभिभाषण। जब भी कोई लोकसभा का चुनाव होगा तो उसकी पहली बैठक को दोनों सदनों को इकट्ठा अभिभाषित करता है राष्ट्रपति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीट है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीट है 80। इंपोर्टेंट है, एक तो यूपी में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, वेस्ट बंगाल में 42 है, ठीक है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है, एमपी में 29 है, और कर्नाटक में 28 है, और हरियाणा में तो बेरा है 10 है, ठीक है। उसके बाद यूटी में अगर पूछे तो टोटल यूटी जो होता है यूनियन टेरिटरी, उसमें 19 सीट है कुल लोकसभा की, जिसमें तो दिल्ली 7 ले बैठी है, और जे एंड के 5 लेकर बैठी है, और लद्दाख 1 लेकर बैठी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे भारत के संविधान को बनने में, ठीक है। याद रखना, देखो इंपोर्टेंट बताता हूं यहाँ पे 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? आंसर आएगा कैबिनेट मिशन प्लान मार्च 1946। दूसरा क्वेश्चन, भारत को आजाद करने की घोषणा किस योजना के तहत? कह देना लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। तीसरा क्वेश्चन आएगा, संविधान कब बन के तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भी आ जाएगा शब्द, अपनाया गया भी आ जाएगा, ठीक है। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी क्यों चुनी गई? क्योंकि पहला मतलब स्वतंत्रता दिवस अपना 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था, जिसकी घोषणा 1929 लाहौर अधिवेशन में की गई थी, ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी का दिन चूज किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं भैया आपका इसके रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्य, याद रखना। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है, प्रधानमंत्री का पद लिया गया है, द्विसदनीय व्यवस्था ली गई, बोले तो लोकसभा राज्यसभा बाइकैमरलिज्म जिसको आप बोलते हैं, कानून निर्माण की प्रक्रिया ली गई है, संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है, वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? राज्यपाल सिफारिश करेगा तो 356। याद रखियो, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लगाना है ना, तो उसको लगाने की शक्ति तो होती है राष्ट्रपति के पास, लेकिन सिफारिश करेगा राज्यपाल। और जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना किसी राज्य के अंदर, तो वो पूरी की पूरी राज्य सरकार खत्म हो जाती है, चुनाव दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। और लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गान को सबसे पहले गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। दिल्ली दरबार लागू किया गया था 1911 में, 3 बार दिल्ली दरबार लागू हुआ था अब तक। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार था, और इस तीसरे दिल्ली दरबार के अंदर जॉर्ज पंचम नाम का राजा आया था ब्रिटेन का, अपनी महारानी को लेके। तो उसके स्वागत में 1911 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हो रहा था, जिसकी मतलब अध्यक्षता जिस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी उसका नाम था पंडित बिशन नारायण दत्त। कलकत्ता अधिवेशन 1911 की, और उसमें गाना गाया था जन गण मन, हमारे मतलब भाग्य, इसका शीर्षक जो बनाया गया था वो भारत भाग्य विधाता था, मतलब हमारे भाग्य विधाता आ चुके हैं, उसकी अगुवाई में गाया गया था ये गाना। और इसको 1912 में एक पुस्तक में लिख दिया जिसका नाम था गीतांजलि नाम की पुस्तक, ठीक है। और जब 1912 में लिख दिया, मतलब अंग्रेजा का पानी मार दिया, और फिर पानी मारे पास अंग्रेजा ने क्या करे, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दे दिया। पहला एशिया का व्यक्ति जिसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला रविंद्रनाथ टैगोर था। और राष्ट्रीय गान को गाने में लगते हैं 52 सेकंड, और राष्ट्रीय गीत को गाने में लगते हैं 65 सेकंड। और राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, रहीमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में गाया गया था, उसकी अध्यक्षता की थी कलकत्ता अधिवेशन की। और उसको गाने में 65 सेकंड लगते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, आनंद मठ नामक पुस्तक में लिखा गया है। और सन्यासी विद्रोह के बारे में जिक्र आनंद मठ नामक पुस्तक में किया गया है। जब आपका ये अधिवेशन स्टार्ट होता है ना इनका
संसद का, तो उसकी शुरुआत में तो राष्ट्रीय गान गाया जाता है और जब वो खत्म हो जाता है तब राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा की आखिरी बैठक थी ना 24 जनवरी 1950, तब अपनाया गया था इसको। समझ गए, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को। और 1911 में राजधानी दिल्ली से कोलकाता स्थानांतरित कर दी, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, ये भी याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो चोरा चोरी कांड 1922 में होया था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ था उसको स्थगित कर दिया था चोरा चोरी कांड के अंदर। पुलिस स्टेशन को जला दिया था, वहां पे कई पुलिस कर्मी जल गए थे। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। पहली बात तो पूछा आरबीआई का नेशनलाइजेशन, आरबीआई बना कब था? 1935 में। किस एक्ट के तहत? 1934 एक्ट के तहत। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। मतलब इसके सारे के सारे शेयर केंद्र सरकार खरीद ले तो वो राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाता है। एसबीआई 1955 में एसबीआई नाम पड़ा था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। और उसके बाद 6 बड़े बैंकों का पूछेगा, शायद 6 है क्या पता नहीं, 8 देख लेना एक बार, वो 1980 में किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन पे चीजों को रोकते हैं, 210, उसके बाद कल नेक्स्ट दौर से आएंगे। धन्यवाद।